Good morning, students. Now today we are going to start with the continuity of this chapter, Women Towards Independence. और अपना जो टॉपिक था that was आजाद हिंद फौज एंड सुभाष चंद्र बोस. इनके पूरा डिटेल था, इन्होंने क्या किया इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस में उनका क्या योगदान था, उनका पूरा पर्सनल डिटेल्स, where he has went, how he has performed to get his duties towards the country, और उनका एंड पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है. Right? So starting with this thing, we get he was born in Cuttack in Odisha on 23rd January 1897. ठीक है, यहाँ इनका बर्थ हुआ था. उनके फादर थे राज बहादुर जानकी राज बोस, वो एक लॉयर थे ब्रिटिश जुडिशरी में. राइट, उनका काम करते थे वहाँ पर. उनकी मदर थी पार्वती देवी, वो फिलैंथ्रोपिस्ट थी, जो वेलफेयर के लिए काम करते थे, पब्लिक वेलफेयर टू हेल्प द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री. राइट, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं. नाउ उनका जो स्टडी रिलेटेड था, वो पहले पास हुए कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में, उन्होंने स्टडी किया, उनका ग्रेजुएशन किया, तो आगे बढ़े. उनके उसके बाद पास होने के बाद वो इंग्लैंड फर्दर स्टडी के लिए गए, आगे उनको स्टडी करना था. देन विद आफ्टर going to England, he has just passed the most difficult exam, ICS exam, तो जी इंडियन सिविल सर्विस, राइट, इसको बोलते हैं. एंड 4th नंबर पे वो पास हुए और कलकत्ता में रिटर्न हुए. वहाँ पे उन्होंने अपना डिग्री हासिल किया ICS एग्जाम में. राइट, उनको 4th नंबर आया था. अभी नाउ when he was there in England, and he was getting very insulted by the people, and he was not getting a proper behavior with other people. So उनके दिमाग में एक चीज था कि something we have to do with our country to gain. उनका एक अंदर से फीलिंग माइंड में हो गया, एक मार्टिनिज्म आ गया उनके अंदर, एक फीलिंग्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स आ गया कि मैं मेरे देश को इससे आई विल सेव इट एंड वर्क फॉर द कंट्री. राइट, एज ए ट्रू सिटीजन्स ऑफ इंडिया. राइट, तो व्हाट हुआ, ही बिकेम एक्टिव मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली में ज्वाइन हुए और उन्होंने स्वराज पार्टी ज्वाइन किया 1923 में. ही बिकम टू ज्वाइन इन द डिफरेंट पार्टीज ऑफ इंडिया टू बिकम इंडिपेंडेंस इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. राइट, सो ही स्टार्टेड हिज एक्टिवनेस, हिज स्टेप, राइट, हिज पैट्रियोटिज्म उन्होंने स्टार्ट किया इंडिया के लिए, एंड ही जॉइंड द स्वराज पार्टी 1923 एंड ही बिकम अ पॉपुलर अमंग द यूथ. वो हेड हो गए, पॉपुलर हो गए यूथ में, उनको बहुत सपोर्ट मिला यूथ का उस टाइम पे. उनको वापस टाइम जेल भी जाना पड़ा. ही वेंट मेनी टाइम्स जेल्स. राइट, व्हेन ही जॉइंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मैंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन किया था, उसके बाद बहुत अपोजिशन थे. ही वाज अ गुड सपोर्टर टू द पीपल फ्रॉम द विलेजेस, फ्रॉम द सिटीज एरियाज, फ्रॉम हिज ओन स्टेट. राइट, तो वो काफ़ी बार जेल भी जा चुके थे, उनका इम्प्रिजन भी हुआ था. एंड एट द एज ऑफ 41 ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कन्वेंशंस एंड हरिपुरा सूरत में. उनको वहाँ पे हेड बनाया गया और वहाँ पे उनका वर्क आगे बढ़ता गया. राइट, एंड ही वेंट मेनी प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस आफ्टर दैट, एंड ही लेफ्ट. उसके बाद उन्होंने ही लेफ्ट द कांग्रेस ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद गांधी जी. इनका और गांधी जी का ओपिनियन थोड़ा अलग था, तो इन्होंने खुद का एक पार्टी ज्वाइन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक. राइट, उसको कहा गया था, उन्होंने खुद का एक किया, एंड ही एस्टैब्लिश्ड अ पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक. राइट, ही ट्रैवल्ड मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया, काफ़ी ऐसे देशों से जहाँ पे इंडिया में उन्होंने ट्रैवल किया, एंड ही डिस्ट्रीब्यूट्स एज पठान फ्रॉम कलकत्ता एंड रीच बर्लिन. इसके पहले वो काबुल गए थे, राइट, पेशावर गए थे, वहाँ से पास होते थे. ही रीच द बर्लिन एंड आफ्टर दैट इन जर्मनी इट इज 28 मार्च 1942 में वो जर्मनी में उन्होंने वो वहाँ पे पहुँचे थे आफ्टर बर्लिन. राइट, बर्लिन जर्मनी में. और उन्होंने वहाँ पे जाके क्या किया, ही फाइंड आफ्टर एंटरिंग टू पेरिस एंड रूम में भी उन्होंने अपना पूरा प्रचार किया और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी लोगों को सपोर्ट किया. एंड ही हैज़ जस्ट मेक द यूथ, वहाँ के जो लोगों थे उनको इंडिया के बारे में बताया, जो इंडियन पीपल वहाँ पे रहते थे उनके, उन्होंने 3000 ऐसे फ्रीडम यूथ उन्होंने सिलेक्ट किए उनके खुद के फौज में. राइट, इन हिज ओन मूवमेंट, जो उन्होंने मूवमेंट किया था उनके अंदर, और उनको पूरा सपोर्ट मिला वहाँ पर भी. यानी रीच टू द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द कंट्रीज. तो बर्लिन में पहुँचे जर्मनी में, जहाँ पे भी उन्होंने हिटलर जो थे वहाँ पे उनसे मुलाकात किया और उनसे गाइडेंस लिया कि हाउ टू जस्ट गेट इंडिया इंडिपेंडेंस
from the Britishers. He has gained knowledge from it. उनसे मिलके मुलाकात करके उन्होंने काफी ऐसा डिस्कशन किया जो वहाँ पे गए, right? And after that to make India by making आजाद हिंद फौज सेटअप किया. फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज का जो था सेटअप किया with the supporters of many freedom fighters in this movement, right? उसका नाम था आजाद हिंद फौज, right? रखा गया था. Then he reached Japan from Berlin of submarine in 19. उसके बाद वो जापान पहुंचे. जापान के बाद बर्लिन के बाद टॉप मूवमेंट टू गो आउट, क्योंकि वो फेमस हो चुके थे और उनको मालूम था ब्रिटिशर्स आर नोइंग दैट ही इज अगेंस्ट अस, तो उनको वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया था. सबमरीन के द्वारा वो बर्लिन पहुंचे 1943 में. ऑन जुलाई 2nd 1943 he went to Singapore from Japan and he was elected as the president of Indian Independence League. इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के वो सिलेक्ट प्रेसिडेंट चुने गए एंड डेट थी 4 जुलाई 1943 में. और उन्होंने अपना खुद का अपोजिशन ऑफ पार्टी, उन्होंने खुद की एक पार्टी अपना किया जिसका उन्होंने खुद एक मिनिस्टर्स उनके कैबिनेट बनाया, उनका खुद का राज किया. एज ए मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने होल्ड किया टू फाइट अगेंस्ट द डिफरेंट थिंग्स, राइट? एंड उन्होंने क्या किया था, उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी के ऐसे काफ़ी प्लेसेस थे जहाँ उन्होंने अपने अंडरटेकिंग किया उनके उसमें, और वो अपने सक्सेसफुल आते थे. ही कैप्चर मैनी प्लेसेस रंगून, कोहिमा और टुवर्ड्स मणिपुर के वहाँ पे गए. लेकिन एट द टाइम क्या हुआ कि उनको जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिरोशिमा नागासाकी के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पे वो थोड़ा रुक गया, वहाँ पे स्टॉप हो गया पूरा फ्रीडम फाइटर्स का. और जब ये जर्मनी से यहाँ पे आए, आजाद हिंद फौज किया, तो उन्होंने एक प्रोग्राम दिया था कि चलो दिल्ली मार्च टू दिल्ली, चलो दिल्ली का उन्होंने स्लोगन दिया था कि, और उनका एक बहुत ही बड़ा वर्ड है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये वर्ड्स भी प्रोग्राम्स थे कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने इंडिया के लिए, अपने इंडिया के फ्रीडम के लिए, अपने इंडिया के जोश के लिए यूज किए थे. पीपल सपोर्टर्स दोज हु आर हैविंग फ्रीडम फाइटर को एक उनका जोश मिला कि अपने इंडिया को अपने को फ्री करना है फ्रॉम ब्रिटिशर्स, राइट? सो हिज वर्क, हिज कंट्रीब्यूशंस वाज, we can't explain that thing, but his contribution was too much towards India, the making independence and free from the injustice of British rule, right? And when he become the leaders, वो एक लीडर, उनको नेताजी के नाम से जाना जाते थे, and he becomes the leader, नेताजी को उनको नाम पुकारा जाता था. और उनका ये जो आजाद हिंद फौज था एक बहुत ही बड़ा पिलर बन चुका था ब्रिटिश एकेडमी में, राइट? ब्रिटिश जुडिशरी में, और एक सपोर्टर्स था बहुत ही बड़ा सुभाष चंद्र बोस का फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट हैपेंड ऑन एंड ऑफ द सुभाष चंद्र बोस का ऐसा था 18 अगस्त 1945 में ही वाज स्लाइडेड, ही वाज इन द जापान, और वहाँ पे जापान एयरपोर्ट पे और फॉर्मूला फ्रॉम टोक्यो जापान, उनका जो प्लेन पे से वो जा रहे थे, उस प्लेन उनका फायर क्रैश हुआ और ही जस्ट फायर क्रैक हुआ, वहाँ पे वो बर्न हो गए और उनकी डेथ हो गई, राइट? लेकिन अभी भी उनकी जो डेथ वो भी एक मिस्ट्री है कि उनकी बॉडी फाइंड नहीं हुई थी, तो इट बिकम अ मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ. स्टिल नाउ इट इज कॉम्प्लिकेटेड about the death of the Subhash Chandra. So there are particular details that from starting to end what contributions he has given to India in his life and how he become the freedom fighters to gain India from the freedom from the Britishers. So these are the details regarding the Azad Hind Fauj and Subhash Chandra. Now we continue with the next independence India कैसे हुआ और उसका details described in the next topic. Now student we come to the next topic of this chapter, movements towards independence. तो कौन सा ये topic है? That is the last part of this chapter, independence. The topic is achieving independence and partitions of India. जैसे independence इंडिया ने प्राप्त किया था और किस तरह से partitions इंडिया पाकिस्तान के हुए तो क्या conflict हुए थे, right? That are described in this point. तो जब भी इंडियन नेशनल आर्मी के जो कमांडर्स थे, right? उनको जब अरेस्ट किया गया, right? prisoners of war, POW means prisoner of war के रूप में, तो उनको अंदर इम्प्रिजन किया गया. उनको पनिशमेंट के लिए बहुत बड़ा उनका प्लान था. तो क्या किया इनके केस के लिए, तब वो टाइम पे जो
सिचुएशन था, इट वाज वेरी मच इन पैथेटिक मोड पे ले गए थे और उसकी इनको छुड़ाने के लिए इनको उसे केस इनका केस ट्रायल में था और उसको गुलाम नबी देसाई जवाहरलाल नेहरू ने इनका केस हैंडल किया एंड दे वांट टू पुट इट अवे फ्रॉम द ब्रिटिश जो उनको इम्प्रिजन किया हुआ था, राइट। तो और उनको ट्रेजन्स एंड पुट ऑन ट्रायल पे रखा गया था कि उनको बड़ा पनिशमेंट कुछ दिया जाए। तो सभी दुनिया के जितने लोग थे, जितने भी लीडर्स थे, सब सपोर्टिंग थे, तो उस पूरे सपोर्ट थे इस ग्रुप में इन्हें उनको कैसे भी 10 द कमांडर से कम्युनल राइट्स हो गया था कि ये जब इनको अरेस्ट करा गया था एंड गवर्नमेंट राइट हैड टू विथड्रॉ द पनिशमेंट और इसके लिए इतना ग्रुप इतना यूनिटी हो गया जब इनका केस उनके साथ ब्रिटिश एकेडमी के साथ जब जवाहरलाल नेहरू गुलाम नबी देसाई ने जो वहाँ पे उनके कोर्ट में उनके खिलाफ में जो केस लड़ा था तो ब्रिटिश उनको अपना केस वापस लेना पड़ा विद यूनिटी एंड विद द पावर ऑफ द इंडियन लीडर्स, राइट। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि अनदर इवेंट द नेवल यूनिटी ऑफ मुंबई जो उनका एक एक्ट था वो हिसाब से इनको जो रूल्स थे, जो इंडिया के रूल्स रेगुलेशन थे उनको सब वापस देना पड़ा और उनको वहाँ से बाई उनको ट्रायल पे सब खत्म होने के बाद प्रेजेंस में इनको कमांडर ऑफ चीफ को उनको छोड़ना पड़ा, राइट। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये जो ट्रायल था नेवल यूनिटी ऑफ मुंबई, उन्होंने वहाँ के जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स है उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि आपको इनको अपना फ्रीडम दे दो, उनकी कंट्री वॉट एवर गिव द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस टू इंडिया। उन्होंने वहाँ से ऑर्डर किया था एंड दे हैव टू गिव इंडिया फ्रीडम विद द एक्ट ऑफ नेवल यूनिटी ऑफ एक्ट मुंबई, the naval unity of Mumbai 1946 and on February 1947 20 फरवरी 1947 को एटली द पीएम ऑफ ब्रिटेन जो थे उन्होंने ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि वी शुड लीव इंडिया नाउ एंड गिव फ्रीडम टू देम एंड मेक देम इंडिपेंडेंस, राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल ऑफ पावर्स द गवर्नर ऑफ इंडिया as per the cabinet minister's formula and shall opt India by June 1940। उन्होंने बताया कि उनके जो भी पावर्स है, उनके इंडिया गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन के जो कैबिनेट है, everything decisions should be hand over to them by June 1948, right। And Mountbatten इसके बाद क्या हुआ, Mountbatten जो थे was appointed as viceroy, vice chancellor बन गए in place of Lord Irwin, right। वो और उसके बाद जब बने तो क्या हो गया, एक कम्युनल राइट्स हो गया वहाँ पे, राइट, बिटवीन द टू पार्टी द कम्युनल राइट्स हो गया एंड द पीपल ऑफ बोथ द साइड। सिचुएशन इतना पैथेटिक हो गया, क्यों हुआ था ऐसा, बिकॉज देयर वाज अ ग्रेट सिक्योर प्लेस टेकन बाय द जो सीट्स ले ली थी कांग्रेस के अंडर में सीट्स आ गई थी। कौन सी सीट आ गई थी इन 1946 द कांग्रेस सिक्योर 201 सीट, 210 का तो कांग्रेस को सपोर्ट मिला 201 सीट एंड ओनली मुस्लिम लीग्स को मिला था 73 सीट्स आउट ऑफ 78 फ्रॉम प्रोविंसेस ऑफ इंडिया एंड प्रायर फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये जो चीज हुआ तो जब ये लोग ने सोचा कि नहीं वी नीड टू मेक अ पार्टीशंस ऑफ पाकिस्तान विद इंडिया, इन लोगों को पाकिस्तान अलग करना था और उसमें काफी ऐसे राइट्स जो है और माउंटबेटन जो थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल के साथ मिलके उनको समझाया, राइट, बिकॉज उस टाइम पे जो चीना थे उनके हेड थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने बोला कि हमको हमारा पाकिस्तान अलग चाहिए, राइट। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑन December 9, 1946। उनका कैबिनेट उन्होंने बॉयकॉट किया, उन लोग ने अंदर मीटिंग में गए नहीं, तब इनके पास कोई सॉल्यूशंस रहा नहीं, कोई अल्टरनेटिव था नहीं, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी से मीटिंग करके उनको बताया कि इट इज बेटर टू गेट अ बिग गवर्नमेंट एंड वी विल मेक अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, वी हैव टू सेपरेट बोथ द नेशंस फॉर द फेवर ऑफ द कंट्री। उनको समझा और उनकी बात मान गए। आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड, नेशनल लीडर्स फाउंड द आर्गुमेंट एक्सेप्टेड हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। बोले आप अपना अलग करके अपने वेल गवर्नमेंट, एक वेल सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग कर दो एंड मेक देम द पार्टीशंस विद देम। एंड सरदार वल्लभ पटेल और नेहरू जी ने जाके गांधी जी से मिले, दिस मैटर को गांधी जी के साथ मिले, हु विद हैवी हार्ट एक्सेप्टेड अरेंजमेंट ऑफ पार्टीशंस ऑफ इंडिया। उनको एक्सेप्ट नहीं करना था, लेकिन उनका बात मानने के लिए जो मुस्लिम थे उनके पूरा ऑपोजिट थे, इसलिए गांधी जी को ये बात माननी पड़ी। ही वाज नॉट रेडी, राइट, बट ही वाज अगेंस्ट ईस्ट एंड ही वाज
just accepted the partitions of India and Pakistan with Bihar. And Mountbatten ने जब मार्च 24 को ये स्कीम रखी कि भी इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था कि अभी दोनों देश को अलग करना है. पार्टीशंस ऑफ बोथ द स्टेट इंडिया एंड बोथ द कंट्रीज इंडिया पाकिस्तान, राइट. दोनों को जो अपने एक स्टेट्स था उसको 2 कंट्रीज में डिवाइड कर दिया, राइट. और इसीलिए उनको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हुआ. माउंटबेटन ने ये स्कीम करके एक स्कीम लाया जिसमें दोनों को अलग कर दिया. एंड दैट वाज नोन एज माउंटबेटन प्लान. लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के नाम से इज नोन एज, उसको अलग अलग किया गया. और वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, उनको बताया कि वो इंडिया में मर्ज हो गए, राइट. वेस्ट पंजाब थे, सिंध था, बलूचिस्तान था, वो सब पाकिस्तान के अंदर चला गया. इन दिस वे देयर इज अ सेपरेशन ऑफ इंडिया बिटवीन 2 कंट्रीज दैट हैपेंड. गॉट इट. तो द डिफरेंट डिविजन्स दैट हैपेंड. उसके बाद जो भी पार्टीशंस में किस तरह से प्रॉब्लम हुआ और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में उसके बाद क्या हुआ, जब पार्टीशन होने के बाद क्या हुआ, व्हाट आर द कंप्लीट फॉर द डिफिकल्टीज दैट हैव बीन, और उसको कैसे सॉल्व करा गया, दैट विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक. Good morning students. Now today we are going to start with the last topic of this chapter, that is how India become independence and the immediate problems after it. India independence हुआ पूरा डिटेल्स है और किस तरह से उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स हुआ, the partitions of India and Pakistan that are given in the end of this chapter in this topic. Now what happened? The starting as a result of Mountbatten plan. कौन सा प्लान था उनका? Indian Independence Act 1947. ये एक्ट ऐसा था कि उस टाइम पे माउंटबेटन ने प्लान रखा, वो एक्ट रखा कि जिससे क्या हुआ, उसका नाम रखा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. इंडिया को फ्रीडम करने के लिए, टोटली इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ठीक है. और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और पाकिस्तान के थे जनाब जिन्ना, राइट. अभी क्या हुआ, दिस प्लान वाज kept for the Britishers to give all his power to India, right. And ये जो एक्ट था, गांधी जी ने माना था कि this is the best act that was given by the Britishers to India, और बेस्ट और बेनिफिशियल के लिए उन्होंने पहला ऐसा एक्ट करा था जो इंडिया को बेनिफिशियल था, राइट. एंड ऑन द 14th of August उनका जैक ऑफ इंग्लैंड के जो उनके फ्लैग थे वो सब उतारे गए और इंडिया का ट्रायंगल जो अपना नेशनल फ्लैग था उसको होस्टिंग किया गया, राइट. एंड जो माउंटबेटन थे इंडिया के जो अपने गवर्नर जनरल, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्स अपनी जो पोस्ट थी उनकी वो गवर्नर जनरल की वो सी राजगोपालाचारी को दे दी और फ्रीडम को, इंडिया को टोटली फ्रीडम दे दिया. एंड देयर वाज एवरीवेयर अ फुल एंजॉयमेंट, चीयरफुल एंड प्रेजेंटली ऑल वर एंजॉयिंग द फ्रीडम ऑफ इंडिया. वो एक फर्स्ट फेस्टिवल था जो इतना बिग सेलिब्रेशंस हुआ, राइट. सबके घर में तोरण लगाया गया एज ए गुड वुमन के नाम पे, राइट. एक शुभ होता है और स्कूल और कॉलेजेस में स्वीट्स बांटी गई, राइट. दिस ऑल हैपनिंग ऑल ओवर द इंडिया. देयर वाज अ चीयरफुल मूवमेंट ऑल ओवर द इंडिया, राइट. और जब 15 अगस्त 1947 को जब ये सेलिब्रेशन अपना हुआ, बट गांधी जी वाज इन अ डीप ग्रीफ, वो बहुत, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था और उनको ये दुख सहन नहीं हुआ और he went for the meditation, और मेडिटेशन के लिए चले गए. तो ये एक्ट, ये वाला था, that was born Indian Independence Act 1947. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, what are the immediate problems arise after independence? So that is India and Pakistan become 2 separate independent nations, जो अलग अलग हो गए, right. And resolutions to problems had to be followed. क्या resolutions था? ऐसे 5 पॉइंट थे जो प्रॉब्लमेटिक थे जिसको सॉल्व करना था. तो the first one is reorganization of military forces. तो दोनों देश की military forces के उसको reorganize करना था. Dispute over assets and properties को अलग अलग करना था. दोनों देश अलग हो गए थे, right. Debts and credit, जो भी पैसे थे, जो फाइनेंशियल्स था, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना. एंड प्रॉब्लम्स एंड सेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज, जो रेफ्यूजीज थे उनके भी प्रॉब्लम्स अराइज, उनको किस तरह कहाँ जाना है, वेयर टू स्टे, राइट. उनका प्रॉपर्टीज था, उनका घर था, तो दे आर जस्ट कंफ्यूजन वेयर टू सेट अप. एंड पब्लिक सर्विसेज एंड द अरेंजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, जो काम करते थे, सिविल सर्विसेज वाले थे, उनको भी एक प्रॉब्लम्स हो गए. एंड द लास्ट इज डिमार्केशंस ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में भी चर्चा करनी थी कि इस तरह से कौन सा भाग इंडिया का, कौन सा पाकिस्तान का, राइट. तो दिस ऑल थिंग्स अराइजेस एट दैट टाइम. तो व्हाट हैपेंड, माउंटबेटन ने एक कमेटी बनाई
5-member committee to solve these 5 problems, right? And 2 representative from each country, 2 from Pakistan and 2 from India. अभी क्या हुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन एक आर्बिट्रेटर रखा. आर्बिट्रेटर ऐसा होता है जो अपना खुद का फैसला सुनाता है. ही इज द हेड, राइट? जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होता है इस तरफ से, राइट? जजेस के जो पोस्ट होता है, जो पावर होता है, इस तरह से आर्बिट्रेटर का उस टाइम पे पावर था. उनका खुद जजमेंट ले सकते थे. वो खुद जो भी ऑर्डर्स दे हुए दोनों देश के, वो अपने को एक्सेप्ट करने पड़ते थे, राइट? तो आर्बिट्रेटर गिव फाइनल डिसीजंस ऑन एनी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ईच कंट्री. अभी दोनों में से जो भी वो फैसला सुना वो दोनों का एक्सेप्ट करना पड़ता था. इसके बाद इन लोगों ने क्या रखा, एक अपने हेड सुप्रीम जज जो थे इंडिया के फॉर्मर सुप्रीम जज, जो आर्बिट्रेटर और दोनों देश के एक रिप्रेजेंटेटिव बैठ के जो भी इनका ओपिनियन था ये पांचों चीज को सॉल्व किया. और जो भी आर्बिट्रेटर ने जो भी डिसीजन लिया दोनों देश को एक्सेप्ट करना पड़ा. बट दे हैव टू सिलेक्ट ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव. इसमें ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कंट्रीज हैव टू सिट इन द कमिटी. इसमें 2 सिलेक्ट किए थे, पर इसमें एक को ही बुलाया गया और जो भी फैसला था उसके बाद सॉल्यूशंस किया. नाउ पाकिस्तान वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इसके अंदर थे इसे चीफ जस्टिस भी, इसके मेन कमिटी के मेन सपोर्टर्स थे, मेन मेंबर्स थे. उन्होंने भी फैसला सुनाया, उस वजह से सॉल्यूशन हुआ. नाउ व्हाट हैपेंड, मिलिट्री कमांडर्स जनरल ऑफ इंडिया कंप्लीट पार्टीशंस ऑफ आर्मी एंड मिलिट्री वेपन्स. अभी जो भी दोनों देश के वेपन्स थे मिलिट्री को किस तरह से अलग करना, दैट वाज द मेन प्रॉब्लम, राइट? जैसे जुडिशियरी का था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था उनका, राइट? मिलिट्री को किस तरह से अलग अलग करना डिपार्टमेंट को, दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम अराइजेस बिटवीन द 2 कंट्रीज. तो ये लोग ने बैठ के सब सॉल्यूशंस किया किस तरह से. एंड द पीपल दोज हु आर लिविंग, जो जॉब करते थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव संभालते थे उस टाइम पे, जो दोज हु आर कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनका पे, उनका सर्विस का पूरा जो भी सर्विसेज का था, उनका सैलरीज, उनका पेंशन, राइट? उनका अलाउंस, ये सब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो ये लोग ने शांति से प्लेजेंटली बैठ के एक कमेटी में डिसीजन लिया और दोनों चीज को डिवीजन किया जिससे किसी को कुछ नुकसान हो गया. At the same time, there was a deputy prime minister and home minister सरदार वल्लभ भाई पटेल थे. उन्होंने भी उनका डिटर्मिनेशन, उनके व्हील पावर एज ए आयरन मैन एंड उनका जो नेगोशिएशन डिप्लोमेटिक जो उन्होंने माइंड यूज किया, और ऐसे 562 देश थे जिसको प्रिंसली स्टेटेड स्मॉल एंड लार्ज स्टेटेड, उनको एक यूनियन में कर दिया, इंडियन यूनियन में. एंड इट वाज द बिग थिंग्स दैट ही हैज मेड फॉर द इंडिया. फिर क्या हुआ, इसके बाद द ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने इंडिया को कब लेफ्ट किया, कब छोड़ा, दैट वाज 28 February 1948. दिस इज द मेन पॉइंट. वो लोग एक टाइम पे इंडिया छोड़ दिया था. ऑल द पावर्स आर गिवन टू द इंडिया, राइट? ऑल द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, जुडिशियरी चूज टू सर्व आइदर इंडिया और पाकिस्तान. उनको बोला कि आपको जो भी सर्व करना उनके हाथ में ऑथोरिटी, आप जो देश में जाना है यू कैन सर्व योर ड्यूटीज, विल क्लियर ऑल अलाउंसेस, व्हाटएवर सैलरीज आर लेफ्ट एंड योर पेंशंस, राइट? ये सब उनको एक कमेटी में डिस्कशन हुआ और दोनों के पार्टीशंस हो गए. ठीक है. अभी क्या हुआ, इसके बाद एक लॉन्ग टर्म, ये सब होने के बाद सब स्टेट हो गए, यूनियन हो गया, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुआ. लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ऐसा हुआ कि देयर वाज एक कम्युनल राइट्स हुआ था, उसका इफेक्ट बहुत बड़ा था, राइट? लोगों के अंदर एक दूसरे के अंदर नेगेटिव थिंग्स बहुत था. इंडिया और पाकिस्तान में एक दूसरे के दुश्मन जैसे बन चुके थे. नाउ व्हाट हैपेंड, जो भी रेफ्यूजीज थे, राइट, वो लोग ने अपने घर बाहर छोड़ दिया, उनकी प्रॉपर्टीज छोड़ दी, राइट? उनको कहाँ पे रहना वो भी उनके लिए मुश्किल हो गया था. तो दिस बिकम अ कम्युनल राइट्स. और उसी टाइम पे देयर वाज अ शॉकिंग न्यूज ऑफ महात्मा गांधीज डेथ, राइट, आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो क्रिटिकल सिचुएशंस हो गया. नाउ टू सेट अप इंडिपेंडेंस इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था, उनको किस तरह से सेटअप करना है, अभी इट वाज अ मेजर प्रॉब्लम, राइट? अ गुड गवर्नेंस बनाना, राइट? एंड देयर वाज अ वीक condition of agriculture. You know, most of the 70% we are connected with the agriculture. बहुत big condition था उस टाइम पे agriculture का. And there was many small things. एक unity करनी थी, right? कि किस तरह से we can live peacefully, we live in India. And दूसरा सबसे बड़ा चीज था internal and external boundaries का problems between India and Pakistan. That was a major problem that arise और वो बहुत necessary हो गया था to solve for India. ये सब चीज हुआ. This is the topic that related what are the immediate problems arise after independence. So the chapter is end over here.
Right? This is the last part of the chapter. If you have any difficulties, contact me. Your homework for this question is write question answers in your classwork notebook. Thank you. Be safe at home.